गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरीश श्रीवास्तव। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया जानदार शानदार लाजवाब पढ़ाई चल रही होगी। एक बार सारे बच्चे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। हाँ, जय हिंद संदीप जी, पंकज जी, ऋषभ जी, पावनी जी, सभी को जय हिंद। तो हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत का आई थिंक लास्ट पार्ट होगा, यानी कौन सा लास्ट पार्ट होगा दिल्ली सल्तनत का। तो इसमें हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत में हम लोग सारा पढ़ चुके थे, कैसे पतन हुआ इसका। तो दिल्ली सल्तनत का हम लोग डिक्लाइन देखते हैं, यानी क्या। तो दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण मतलब क्या, डिक्लाइन कॉज ऑफ इंडस, डिक्लाइन कॉज ऑफ दिल्ली सल्तनत मतलब क्या। दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ रहे थे, उसी में शेष भाग कर देखते हैं। डिक्लाइन कॉज ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण कैसे दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन हुआ, क्या कारण थे, क्या रीजन थे, एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए, अच्छी बात है। जय हिंद सभी को, पुष्पक जी, सचिन जी, सभी को जय हिंद प्यारे बच्चों। तो दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण क्या होंगे, तो आप लोग कमेंट करके अब बताइए पतन के क्या क्या रीजन होंगे। हाँ, जय हिंद सूरज बेटा, अनुराग जी, सभी को जय हिंद, पंकज जी, सचिन जी, मिर्जी, राणा, वासुदेव जी। चलिए, तो आप लोग बताएं कि पतन के कारण क्या होंगे, आखिर कैसे कोई साम्राज्य का पतन होता है, किसी भी साम्राज्य का पतन क्यों होता है, क्या रीजन होते हैं। तो दिल्ली साम्राज्य के पतन के कारणों में से अगर हम बात कर लेते हैं तो वीक रूलर। चलिए, आप ही लोग पहले बताएं, फिर तो हम तो आई। बताएं साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, फटाफट कमेंट करके बताएं सारे बच्चे। दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य का पतन कैसे होता। बैटल ऑफ कलिंगा। अरे दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हो भाई, मौर्य डायनेस्टी नहीं पढ़ रहे हो कि कलिंग का बैटल के कारण से। आनंद जी, बाबर का अटैक, ठीक है। सुधीर कह रहे हैं वीक किंग, अमित कह रहे हैं वीक रूलर, पंकज का भी आ रहा है वीक रूलर, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। आउटर इन्वेजन, ठीक है अमित जी। सर जॉब हो जाएगा ना, क्यों नहीं होगा, कॉन्फिडेंस रखोगे तब तो। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला कारण होता है क्या, वीक रूलर, यानी क्या, कमजोर उत्तराधिकारी। किसी भी साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण होता है कमजोर उत्तराधिकारी, कमजोर शासक, कमजोर शासक। कमजोर शासक का मतलब उत्तराधिकारी का कमजोर होना। दूसरा बात कर लेते हैं, इन्वेजन ऑफ मंगोल, यानी क्या, मंगोलों का आक्रमण। मंगोलों का आक्रमण। देखो, मंगोल बार बार दिल्ली पर अटैक करते और बार बार दिल्ली सल्तनत को क्या करते, कमजोर कर देते हैं। बार बार अंग्रेज जिन्हें कमजोर करते, बार बार ये मतलब बार बार अटैक करते और बार बार क्या करते, सल्तनत को कमजोर करते, लगातार लगातार कमजोर करते। सिंपल सा बात होती है। और क्या, इन्वेजन ऑफ बाबर, बाबर का आक्रमण, बाबर का आक्रमण, ठीक। बाबर का आक्रमण भी कहीं ना कहीं पतन का कारण बनता, क्योंकि बाबर एक योग्य व्यक्ति था।
बाबर एक योग्य व्यक्ति था, तो योग्य व्यक्ति होने के कारण से, ठीक, तो बाबर एक योग्य पर्सन था और कोई भी योग्य व्यक्ति आ रहा तो उसके जगह को रिप्लेस करेगा ही करेगा। और वहीं पर इब्राहिम लोदी बहुत ही कमजोर शासक था, तो ये भी इसके पतन के कारणों में से एक कारण माना जाता है। किसी भी साम्राज्य के पतन का कारण होता है क्या? शासक का ढंग का नहीं होना। दूसरा, उत्तराधिकार का नियम नहीं, उत्तराधिकार का नियम नहीं। मतलब सक्सेसर का कोई रोल नहीं कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा, ये कोई नहीं तय करता है, ये डिपेंड करता है शक्ति पर। ये मतलब पूरी तरह से किस पे? शक्ति पर आधारित थी, शक्ति पर आधारित हो गया था, शक्ति पर आधारित हो गया। कैसे शक्ति पर आधारित? अब देखो, जिसकी पावर, जैसे कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाली कहानी चल रही थी। ऐबक के बाद आराम सा गद्दी पर बैठा, उसे इल्तुतमिश शक्तिशाली था इसलिए उसे हटा दिया गया। इल्तुतमिश के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठा, रुकनुद्दीन फिरोज। रजिया शक्तिशाली हुई, उसे हटा दी गई। फिर रजिया कमजोर हुई तो तुर्काने चलगाने उसे हटा दिया, फिर शासक बना दिया। मतलब कोई डिसाइड नहीं। बलबन इन सबको क्लीन करके खुद शासक बन गया। बलबन के बेटे कमजोर हुए, कमजोर सिद्ध हुए, ज्यादा पावरफुल नहीं हुए, तो उन सबको हटा दिया, तुगलक डायनेस्टी बन गई। गयासुद्दीन तुगलक अभी थोड़ा ठीक ठाक सांस ले ही रहा था कि उसका बेटा उसकी हत्या कर दिया, मोहम्मद बिन तुगलक। तो कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उनका पढ़ाने का अंदाज ही अलग है सर। आपसे पढ़कर अच्छा लगता है, चलिए धन्यवाद। मतलब कोई रूल नहीं था, कोई एक नियम होता नहीं कि एक राजा का एक नियम होता है, उसका बेटा गद्दी पर बैठेगा, इसमें यह तय नहीं था। जैसे तुगलक लोग पावरफुल हुए, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। फिरोज शाह तुगलक के बाद जितने भी फालतू राजा है, गयासुद्दीन तुगलक, अबू बकर, नसरुद्दीन, महमूद, उसके बाद आता है हुमायूं, जैसे नसरुद्दीन, मोहम्मद, और कहीं ना कहीं तैमूर लंग का अटैक भी हुआ, साम्राज्य कमजोर हुआ, सैयदों का शासन आ गया। फिर लोदी लोगों में बहलोल लोदी चल रहा था, थोड़ा ठीक ठाक काम कर रहा था, उसके बाद सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। मतलब कोई नियम नहीं था। हाँ, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक था, वो उसे मार देता है। तो कोई नियम नहीं था, ठीक। तो इसका कोई रूल नहीं था, नो रूल फॉर सक्सेसर, ऐसे कह लीजिए। उत्तराधिकार का कोई रूल नहीं था, रूल फॉर सक्सेसर। उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था, कोई भी पर्सन राजा बन जाता, ये मैटर करता था, कोई भी राजा। तो इसमें कोई नियम नहीं था कि वही राजा बनेगा वही ये होगा, कोई भी राजा बन जाता, उसका कोई नियम नहीं था। किसी भी व्यक्ति को उठा करके क्या बना दिया जाता है? राजा बना दिया जाता है, ठीक। ये बेस होती थी किस पे? तो बेस्ड ऑन पावर। किस पे होता था? बेस्ड ऑन पावर, ठीक। जिसके पास शक्ति होती थी उसी के हाथ में सत्ता होती थी, ठीक। ये सारे उत्तराधिकार के नियम थे। और दूसरी बात कर लें, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या। इन सबके होने के बाद भी अर्थव्यवस्था की मुद्दा करता है, ठीक। तो ये सारी समस्या के होने के कारण, आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या, ये सब सारी चीजें तो चल ही रही थी, ठीक है। इसके अलावा और बात कर लेते हैं, ठीक, एटसेट्रा कर दीजिए, तमाम सारे कारण होंगे, तो पतन के कारण हो गए, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कैसा होगा भाई? दिल्ली सल्तनत का प्रशासन
प्रशासन के केंद्र में कौन स्थित होगा? दिल्ली सल्तनत के अगर हम प्रशासन की बात कर लेते हैं तो प्रशासन के केंद्र में कौन स्थित होगा? मतलब केंद्र में कौन होगा भाई? केंद्र में यानी सेंटर में कौन होगा? तो सुल्तान। मतलब कौन होगा? सुल्तान। सारी पावर किसके पास होती थी? सुल्तान के पास होती थी। और सुल्तान की सहायता के लिए कौन होता था? सारी पावर सुल्तान के पास होगी और सुल्तान के सहायता के लिए कौन होगी? ठीक, सुल्तान की सहायता के लिए कौन होगी? तो कहीं ना कहीं हर एक सुल्तान के लिए जैसे कैबिनेट होती थी वैसे इनकी भी सहायता के लिए क्या होगी? कैबिनेट प्रॉपर। ठीक है, सहायता के लिए क्या होगी? कैबिनेट। इनके हेल्प के लिए कौन होगी? सहायता के लिए इनकी कौन? फॉर द हेल्प। फॉर द हेल्प के लिए तो क्या होती है? कैबिनेट होती थी। एक प्रॉपर क्या होती थी? कैबिनेट। एक मंत्रिमंडल होता था। लेकिन ये डिपेंड करता था कि वो राजा उन्हें रखे कि ना रखे। ठीक, ध्यान रखिएगा, मंत्रिमंडल होता था बट इट वाज डिपेंड ऑन किंग। ये सुल्तान पे आधारित था कि कोई रखे ना रखे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक तरीके से तुर्काने चेहलगानी एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हो आप। तुर्कान ए चेहलगानी, तुर्काने चेहलगानी, तुर्काने चेहलगानी। और बहुत सारे ऑफिसर्स भी हुआ करते थे, बहुत सारे, देयर वर सो मेनी ऑफिसर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सेंट्रल रूप से कई ऑफिसर होते थे, राज्य के रूप में कई सारे ऑफिसर। तुर्काने चेहलगानी, तुर्काने चेहलगानी क्या होता था? चालीसा दल होता था जो मदद करता था। अब सुल्तान सर्वोच्च होता, ध्यान रखिएगा, कैबिनेट होती थी और कैबिनेट में तरह तरह के डिपार्टमेंट होते थे, जैसे दीवाने वजारत, दीवाने अर्ज। अब आप लोग देखिए कैसे सम डिपार्टमेंट बनाते थे। तो सुल्तान क्या करता था? एक डिपार्टमेंट बना देता था। जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट की स्थापना करता है, डिपार्टमेंट कई सारे बनाता है सुल्तान। जैसे सबसे बड़ी पोस्ट तो वजीर की होती थी, मतलब ऐसे कह लीजिए वजीर जो होती थी मेन पोस्ट होती थी, जो इनका वजीर होता था। वजीर तो होगा ही होगा, वजीर तो इनका होगा ही होगा। दूसरा बात कर लेते हैं, जैसे बात कर ले कुछ डिपार्टमेंट हो जाएंगे, जैसे दीवाने वजारत या दीवाने वजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज। और बात कर ले दीवाने, दीवाने इस्तिहाक, दीवाने खैरात, दीवाने खैरात। ये सब सेंट्रल डिपार्टमेंट होता था। दफ्तर रोजगार, ये सब पढ़ा चुका हूं। दफ्तर रोजगार ये सब पढ़ा चुका हूं। फटाफट बताओ क्या क्या होता था? ये सारा पढ़ा चुका हूं। दीवाने वजारत को छोड़ करके बाकी नीचे वाला सारा पढ़ा चुका हूं। कि एक राजा होगा, राजा की सहायता के लिए मंत्रिमंडल होगी और वो मंत्रिमंडल किस किस तरह से सहायता करेगी। ठीक है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मोदी जी की सहायता के लिए कई सारे मंत्री लोग होते हैं। ठीक है, बस वही तो आपको समझा रहे हैं। पर एग्जाम में सबका हिंदी में, हिंदी सेम वही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, सभी का सेम मीनिंग है, कोई परिवर्तन नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक, सेम मीनिंग है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। दीवाने वजारत ये क्या होता था? फाइनेंस डिपार्टमेंट, यानी क्या? वित्त विभाग, वित्त विभाग होता था। दीवाने अर्ज क्या होता था? सेंट्रल आर्मी डिपार्टमेंट,
केंद्रीय सैन्य विभाग होता था, केंद्रीय सैन्य विभाग, केंद्रीय सैन्य विभाग। दीवाने इश्तियाक क्या होता था? तो पेंशन विभाग। क्या होता था? तो पेंशन डिपार्टमेंट। यानी क्या? पेंशन विभाग। दीवाने खैरात क्या होगा? तो चैरिटी डिपार्टमेंट, यानी क्या? दान विभाग। और बात करें दफ्तर रोजगार क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट यानी क्या? रोजगार विभाग। ये सब सुल्तान के सहायता के लिए डिपार्टमेंट होता था। सभी का क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी के मन में? ये सब बता चुका हूं। बहुत बढ़िया, अति उत्तम आंसर योगेश, बहुत बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया सभी का आंसर। निखिल वेरी गुड बच्चे। फिर सारे के सारे डिपार्टमेंट होते थे। सभी का क्लियर है यहां तक? सभी लोग बताएं, सभी का क्लियर है? सभी का यहां तक? सभी का क्लियर? चलिए क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। ठीक। रागिनी कुछ नहीं बताएं, बस इतना बताएं कि एक राजा होगा, राजा के मंत्री उनकी सलाह करेंगे। ठीक, और ये डिपार्टमेंट बता दिया, बस यही तो बताया है। एक राजा होगा, राजा के मंत्री होंगे और जो पूरे प्रशासन को चलाएंगे। ठीक, दो शब्द है खाली इसमें, एक राजा होंगे, राजा के मंत्री होंगे जो पूरा प्रशासन चलाएंगे। चलिए क्लियर सर। अमित जी का, संदीप जी का, पंकज जी का, सेजल जी का, वेरी गुड जी का, पूजा, प्रिंस, रवीश, मयंक, बढ़िया आंसर, ऑल क्लियर सर। अब आते हैं अगले पॉइंट। तो खैरात हो गया, ये सारी की बातें हो गई। और बात कर ले काजी उल कुजात। एक पोस्ट होता था क्या? काजी उल कुजात, काजी उल कुजात। काजी उल कुजात की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये क्या होगा भाई? काजी उल कुजात। तो काजी उल कुजात का क्या हो गया, क्या काम होता था? तो ये क्या करता था? तो ये जस्टिस से संबंधित जो भी रिलीजियस मैटर होते थे, ठीक है, न्याय विभाग होता था। ठीक है, न्याय विभाग का प्रमुख होता था। काजी उल कुजात क्या होता था? ये प्रश्न न्याय विभाग का प्रमुख होता था। ध्यान रखिए, पोस्ट होती थी काजी उल कुजात का, हेड ऑफ जुडिशरी डिपार्टमेंट। ठीक, तो न्याय विभाग का प्रमुख होगा जिसे कहेंगे काजी। हाँ, जस्टिस कोर्ट कह लीजिए, जस्टिस जज कह लीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ, हाँ, आफ्टर सुल्तान कह सकते हो, चीफ जस्टिस आफ्टर सुल्तान। सुल्तान के बाद जो चीफ जस्टिस होगा, ठीक है ना। सर ए जहांदार सुल्तान के अंगरक्षक हो जाएंगे। सर ए जहांदार, सर ए जहांदार, सारे जहांदार, इसे सारे जहांदार कहते हैं। क्या हो जाएगा? सरे जहांदार। सरे जहांदार क्या हो जाएगा? तो बॉडी गार्ड, यानी सुल्तान के अंगरक्षक। सुल्तान के अंगरक्षक जो होंगे, बॉडीगार्ड, सुल्तान के बॉडीगार्ड जो हो जाते हैं उसे कहते हैं सर ए जहांदार। मतलब उनके जान की बहुत कीमत होती है भाई, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक, एक पोस्ट होती है दीवाने मुस्त खराज, जो बकाया वसूली के लिए, दीवाने मुस्त खराज, दीवाने मुस्त खराज, दीवाने मुस्त खराज। दीवाने मुस्त खराज, दीवाने मुस्त खराज क्या होता था?
ध्यान देना, दीवाने मुस्तखराज क्या होता था? बकाया रकम की वसूली के लिए। बकाया रकम की वसूली के लिए क्या कहलाता था? दीवाने मुस्तखराज। ठीक है, डिपार्टमेंट बनाया था। चलिए, तो ये हो गए यहाँ तक के डिपार्टमेंट, सारे के सारे प्रमुख प्रमुख क्या हो गए? डिपार्टमेंट। अब इनके सैन्य विभाग की बात कर लेते हैं। सैन्य विभाग, सैन्य विभाग में किसी भी राजा के 3-4 सेना होती थी, तो सेना की बात कर लेते हैं कि इनका सैन्य विभाग कैसे होता है। सर इसको रिवीजन के लिए नहीं, रिवीजन के लिए नहीं रखना, इसमें से कुछ भी रिवीजन के लिए नहीं रखना है, ठीक है ना। तो इनका सैन्य विभाग देख लेते हैं। सैन्य प्रशासन यानी क्या? मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं, इनका सैन्य प्रशासन। किसी भी राजा के जो सैन्य प्रशासन की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक, नहीं रखना, रिवीजन में नहीं रखना बेटा, ठीक, रिवीजन में इन्हें रखना ही नहीं है। सैन्य प्रशासन की बात कर लेते तो सब तरह के चतुरंग सेना थी। इनकी सेना में क्या क्या होते थे? तो सिंपल सा लॉजिक है, एक तो पैदल सैनिक होंगे, दूसरे क्या होंगे? घुड़सवार सैनिक, घुड़सवार, तीसरे क्या हो जाएंगे? तो हस्ती सेना, हस्ती सेना। तो घुड़सवार सेना, पैदल सेना, हस्ती सेना, ये सारे के सारे सेना हो जाएंगे, ठीक है ना। घुड़सवार, हस्ती और पैदल सेना, 3 तरीके के सैनिक हो जाएंगे इनके सेना में। अब इसे अगर हम बांटते हैं थोड़ा सा, इसे अगर हम थोड़ा सा और बांटते हैं, जैसे हस में एक कलब, कलब सुल्तानी, अगर हम बात कर लेते हैं, सुल्तान के खुद के सैनिक होते हैं, सभी जगह सेम ही होंगे, इसमें नया क्या होगा? ठीक, जैसे एक होता है हस में एक कलब, हस में एक कलब, हस में एक कलब, और दूसरा क्या होता है? कलब ए सुल्तानी। तीसरा क्या होता है? हस में ए अतरफ, हस में ए अतरफ, हस में ए अतरफ, ठीक। तो हस में ए कलब और कलब ए सुल्तानी, हस में ए कलब या कलब ए सुल्तान, हस में ए अतरफ। अब देखो भाई, हस में ए अतरफ क्या होगा, हस में ए कलब क्या होगा, इन दोनों का मीनिंग समझो। हस में एक कलब या कलब ए सुल्तानी, ये दोनों का मतलब एक ही हो गया, सुल्तान की कलब। हस में ए अतरफ का मतलब, हस में कलब का मतलब हो गया कि जो सेंट्रल डिपार्टमेंट होगी, जो राजा के सैनिक होंगे, वो जो राजा सैनिक रखेगा, ठीक है ना, ठीक। हस्ती सोल्जर का मतलब हो गया जो भी एलिफेंट्री आर्मी होती है, एलिफेंट्री आर्मी होती है ना, एलिफेंट्री आर्मी जो होती है उसी को हस्ती सेना कहते हैं। हाथियों की सेना जो होती है उसे कहते हैं हाथी वाली सेना, ठीक है, हस्ती सेना उसे कहते हैं। हस में कलब क्या होती है? सेंट्रल आर्मी। सेंट्रल आर्मी की अगर बात करोगे तो हस्ती सेना जो होगी आपकी सेंट्रल आर्मी होगी, ठीक है ना। कौन सी? तो केंद्रीय सेना होगी। केंद्रीय सेना होगी। हस में ए अतरफ क्या हो जाती है? तो प्रोविंशियल आर्मी। यानी क्या हो जाएगी? प्रांतीय सेना। कौन सी सेना होगी? प्रांतीय सेना, जो प्रांतों की सेना होती है, ठीक है। नाम बड़े अजीब है, क्या ही कर सकते हैं, नाम तो अजीब रहेंगे। ये लोग हैं ही इतने अजीब, तो क्या कर सकते हैं। ये सब कहते हैं ना, खुद मर गए आप लोगों के लिए छोड़ गए, पढ़ते रहो बेटा। चलो, इसमें से कोई जिंदा नहीं है, लेकिन अब क्या करोगे भाई, ठीक है, मर गए तो क्या ही कर सकते हैं, याद तो करना ही है। ध्यान रखिएगा, हस में एक कलब, हस में अतरफ, ये दोनों का एक ही होता है, ठीक।
ये दोनों का मतलब एक ही हो गया, सेम अर्थ होता है। हस्म कलब या कलब सुल्तान, ये दोनों का अर्थ एक ही हो गया, ध्यान रखना, ये दोनों का मतलब एक ही हो गया। अब आते हैं इनमें, अगर बात कर लेते हैं, एक और घुड़सवारों की सेना होती थी, और जो घुड़सवारों की सेना होती है उसे शाही घुड़सवार होते हैं, उसे कहते थे सवार ए कलब। क्या कहते थे? सवार ए कलब, सवार ए कलब कहते थे। और सुल्तान के जो व्यक्तिगत सेना होती है उसे शमसी घुड़सवार कहते थे, शमसी घुड़सवार। एक नाम होता था शमसी, शमसी कैवलरी, शमसी घुड़सवार, शमसी घुड़सवार। अगर शमसी घुड़सवार की अगर हम बात कर लेते हैं कि शमसी घुड़सवार कौन से होंगे, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं, स्पेलिंग ठीक करिएगा एक बार दोबारा, शमसी कर दीजिएगा, ठीक है ना। शमसी घुड़सवार, शमसी घुड़सवार हो जाएंगे। दूसरा आपका हो जाएंगे जो प्राइवेट घुड़सवार कह लीजिए, दूसरा हो जाता है जो है शाही घुड़सवार को जिसे कहते हैं सवार एक कलम, सवार एक कलम। ये सब नाम ऐसे ऐसे होते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं, क्योंकि आजकल देख रहे हैं खूब पूछ रहा उल्टा पलटा, तो टेंशन ना लो, सब तरह की चीजें आपको पढ़ा के भेजेंगे, जो मर्जी उसकी इच्छा करे वो पूछे, ठीक, हर तरह का ट्रेंड करके आपको भेजेंगे, हीरो बना करके, ठीक। तो हस्म एक कलब और हस्म ए तरफ, तो कहां पर है आपका? तो शमसी एक घुड़सवार, शमसी घुड़सवार का मतलब सुल्तान के प्राइवेट सैनिक, यानी सुल्तान के निजी घुड़सवार, मतलब उनके खुद के घुड़सवार सैनिक होंगे, उसी को कहते थे, ठीक ना। सुल्तान के व्यक्तिगत सैनिक कह लीजिए, व्यक्तिगत सैनिक, प्राइवेट व्यक्तिगत सेना जो होती थी उसके लिए शमसी घुड़सवार प्रयोग होते। सवार क्लब, सवार क्लब का मतलब हो गया कि शाही घुड़सवार सैनिक जो होते, शाही मतलब ये तो हो गया, हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शाही घुड़सवार जो होते, शाही घुड़सवार। अब सेना को कई सारे छोटे छोटे भाग में बांटा गया, हाँ पर्सनल आर्मी कह दीजिए, नहीं रिमेनिंग पार्ट दिल्ली सल्तनत का ही होगा। कल आपका मुगल न्यू टॉपिक होगा, कल से आपका मुगल होगा, ध्यान रखिएगा, कल से हम लोग मुगल पढ़ेंगे। आज जितने भी आपके दिल्ली सल्तनत के छोटे मोटे फुटकर कहीं कहीं से सवाल आते हैं वो सब उठा रहे हैं, ठीक है। भूले भटके मान लीजिए कोई सवाल पूछ ले तो क्या करोगे, कहाँ जाओगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन के जो फालतू वाले सवाल होते हैं उन सबको उठा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। इनकी सैन्य व्यवस्था कैसी थी, तो मंगोलों के सिस्टम पर बेस्ड थी। इनकी जो आर्मी थी, आर्मी ऑफ दिल्ली सल्तनत, बेस्ड ऑन मंगोल सिस्टम ऑफ डेसिमल ऑर्गेनाइजेशन, मंगोल सिस्टम ऑफ डेसिमल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब घुड़सवार सैनिक जो होती थी दशमलव सिस्टम पर आधारित होती। दशमलव पद्धति क्या होती थी भाई? दशमलव पद्धति तो 10 घुड़सवार सैनिकों पर 10 जो घुड़सवार सैनिक होते थे उनके लिए सरखेल शब्द प्रयोग होता। 10 घुड़सवार सैनिक जो होते थे, ठीक, उनके लिए सरखेल शब्द प्रयोग होता था, ठीक। चलिए, तो 10 घुड़सवार सैनिकों पर एक सेना होती है जिसे मंगोल सिस्टम ऑफ डेसिमल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। यानी क्या, तो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी, मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी, ठीक। मंगोलों की कौन सी पद्धति पर आधारित थी? दशमलव पद्धति पर आधारित थी, ठीक। तो मंगोलों की कौन सी
हम लोग अपनी हिस्ट्री बनाएंगे जो आगे चल के याद किया जाएगा। बिल्कुल बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतिहास आप जितना बनाओगे उतना ही याद होगा, ठीक है। इतिहास आप जितना ही बनाओगे उतना ही याद होगा, ठीक है। जितना आप इतिहास बनाओगे उतना ही याद होगा। तो ये इनकी सैनिकों की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो काजी उल कुजात हो गए, तो सरखेल, सिपह सालार, अमीर। अगर बात कर लेते हैं तो घुड़सवार सेना में अगर बात कर लेते हैं तो दशमलव पद्धति पर आधारित। कैसे कैसे देखो, जैसे एक पोस्ट होती थी सरखेल, क्या होती, सबसे छोटी पोस्ट होती थी सरखेल की, सरखेल। क्या होता था, सरखेल, सरखेल। सरखेल के बाद क्या होता था, एक सरखेल। सरखेल क्या होता था, तो सबसे छोटी पोस्ट होती थी घुड़सवार की, सिपह सालार, अमीर, मलिक। सरखेल के बाद आता सिपह सालार, सिपह सालार के बाद आता है अमीर, अमीर के बाद आता मलिक, मलिक के बाद आता खान, खान के बाद आता सुल्तान। अमीर, फिर मलिक, फिर खान, फिर क्या होता है सुल्तान, फिर क्या होता है सुल्तान। खान के बाद आता है सुल्तान। इसको थोड़ा सा हम फिर से पीछे करते हैं क्योंकि वहाँ जगह थोड़ा कम हो गया है, इसको हम दोबारा डिलीट करते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर से लिख लीजिए, ऊपर लिख लेते हैं सरखेल, सरखेल के बाद सिपह सालार, सिपह सालार के बाद अमीर, मलिक, खान, सुल्तान। अमीर, अभी दो तीन तरीके से समझाएंगे, अमीर, मलिक, मलिक, खान, और फिर कौन हो जाएगा, सुल्तान। ठीक, अब इसको हम ट्रांसलेट भी कर दे रहे हैं, दोनों लैंग्वेज में चलेगा अपना। सरखेल, सरखेल, सिपह सालार, अमीर, मलिक, मलिक, खान, और कौन हो जाएगा, सुल्तान। ये इनका प्रोसेस होता है, ठीक। अब इसको एक एक करके देखते हैं हम लोग। सरखेल, 10 घुड़सवार सैनिकों पर, हाँ 10 अश्वारोही पर एक सरखेल। बहुत बढ़िया आदित्य, बहुत बढ़िया आंसर। तो दशमलव पद्धति पर 10 घुड़सवार सैनिक पर, 10 कैवलरीज आर्मी पर, 10 घुड़सवार सैनिक पर, 10 घुड़सवार सैनिक पर क्या हो जाएगा, एक सरखेल। अब 10-10 को मल्टीप्लाई करिए, कुछ करना ही नहीं। अब देखो कितना आसान होगा, 10-10 को मल्टीप्लाई करिए, 10 घुड़सवार सैनिकों पर एक सरखेल होगा। अब 10 को ठीक यहां कर दीजिए, 10 सरखेल पर, 10 सरखेल पर कौन हो जाएगा, एक सिपह सालार हो जाएगा। 10 सिपह सालार पर, 10 सिपह सालार पर कौन हो जाएगा, एक अमीर हो जाएगा। और 10 अमीर पर एक मलिक हो जाएगा, और 10 मलिक पर एक खान हो जाएगा, और 10 खानों पर एक सुल्तान होते हैं। मतलब एक सुल्तान, कहते हैं ना खान साहब, खान साहब, तो समझो खान का मतलब कोई छोटा मोटा नहीं होता है, इसी को कहते हैं खान। खान अगर किसी के आगे लगता है ना तो समझ लो, कहते हैं ना खान, जो सरनेम लगाते हैं ना, खान साहब, खान साहब कहते हैं ना, खान साहब क्या हाल चाल है। खान का मतलब होता है कि वो बहुत बड़े पोस्ट पे पहुंच चुका है, ठीक। उनके खानदान सब खान लगाएंगे, एक पहुंचा उसके बाद उस खानदान के सारे लोग अपने आप को खान लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 से 10 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10, ठीक। फिर यहां पर आ जाओगे तो सिपह सालार में 10 गुणे 10 गुणे 10 इसके लिए हो जाएगा, ठीक। अब फिर इसमें 10 और मल्टीप्लाई करो, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक। सिंपल सा। चलो इसको और आसान कर देते हैं। 10 घुड़सवार सैनिक है, अब 10 सरखेल मैच कर दो, तो 10 गुणे 10 बराबर कितना हो गया, 100 सैनिक, 100 घुड़सवार सैनिक। 100 घुड़सवार सैनिक, क्या 100 कहां, 100 घुड़सवार सैनिक हो गए। 10 गुणे 10 बराबर कितने हो गए, 100 घुड़सवार सैनिक, 100 घुड़सवार।
और 100 घुड़सवार फिर 10 मना करो, 10 गुणे 100 बराबर कितना हो गया 1000। अब 1000 से और 10 गुणा करो, 1000 गुणे 10 बराबर कितना हो गया, कितना घुड़सवार सैनिक हो गए, तो 10,000। 10,000। अब 10,000 घुड़सवार सैनिकों में मल्टीप्लाई करो 10 का, तो कितना हो जाएगा 1 लाख। कितना हो जाएगा 1 लाख। ठीक, क्लियर हो रहा सभी को, बिल्कुल जीरो से समझा रहे हैं। ठीक, 1 लाख। देखो कहीं गुड़ा उड़ा गड़बड़ होगा तो बता देना, ठीक, कहीं पे कुछ गड़बड़ गड़बड़ होगा तो बता देना। और 1 लाख को अगर गुणा करोगे, 1 लाख गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 10 लाख। 10 लाख सैनिक हो जाएंगे। 10 लाख सैनिकों पर क्या होता है ना, कुछ गड़बड़ हो गया, 10 लाख नहीं होगा, रुको, 100 हो गए, 1000 हो गए, 10,000 हो गए, 1 लाख हो गया, 10 लाख हो गए। ठीक है, ठीक है, 10 लाख, बहुत बढ़िया, 10 लाख के सैनिक होंगे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं क्या, सभी का क्लियर है, बताओ सभी को क्लियर है, इसी को कहते हैं क्या, तो सिपह सालार, मलिक, अमीर, ये सारे के सारे नाम कहते हैं। देखो बड़ा परेशान करने वाला टॉपिक, और एग्जाम में मिल जाता है कि इनका क्रम सजाओ, इनका सीक्वेंस सजाओ छोटे से बड़े, तब आप लोग पसीना पोंछते हो यार कहां से सवाल है, कहीं से नहीं सवाल है, सवाल यहीं से आया, सवाल यहीं से आया। और यह विभाजन किसके द्वारा, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा दिया गया। यह विभाजन जियाउद्दीन बर्नी ने किया, जियाउद्दीन बर्नी ने किया, जियाउद्दीन बर्नी ने दिया। विभाजन कौन देते हैं, जियाउद्दीन बर्नी ने दिया। ठीक, इसके द्वारा जियाउद्दीन बर्नी ने दिया, 10-10 के फॉर्मेट में। सभी का क्लियर, चलिए विनोद जी सर क्लियर, पंकज, तुलिका, राणा, संदीप सर को मैथ थोड़े बहुत आती है, ज्यादा नहीं आती है, अमित, हिना, ठीक, सभी का क्लियर, अंकित जी, निखिल जी, पूजा जी, रागिनी, सूर्या, मनीष, आनंद, बहुत बढ़िया, मोहम्मद, दीपू, सुधीर, अनस्टेबल, सभी को क्लियर, गॉट इट, पूजा, अमन, बहुत बढ़िया, मनीष, सूरज, वेरी गुड। सर ये पूछता, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल खुशी, बिल्कुल 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 100%। सीजे पूछता सरखेल कौन था, कौन से काल में सरखेल शब्द आता है, तो सरखेल काल दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, जो 10 घुड़सवार सैनिकों का प्रमुख होता था। ठीक, तो यहां तक की क्लियर। तो सबसे बड़ी पोस्ट हो गई किसकी, तो खान की। अब सेना को दागने और प्रथा किसने शुरू की थी, तो ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू करी। ठीक, किसने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। ठीक है, दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक, कुछ लोगों ने, ठीक है ध्यान रखिएगा, घोड़ों को दाग और हुलिया प्रथा किसने शुरू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन ने सैनिकों को नगद वेतन दिया, नगद वेतन दिया, नगद वेतन दिया, कैश सैलरी प्रोवाइड करा था भाई, नगद वेतन दिया, कहता कि भाई नगद में ले जाओ, काम करो बढ़िया से, ईमानदारी से, नगद वेतन आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन काम आपको कोई गड़बड़ नहीं करना, काम आपको खूब अच्छे से करना है, काम में कोई कंजूसी की है तो सर कलम, काम आपको खूब बढ़िया करना, काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब सैनिकों को जब नगद मिलेगा तो काम क्यों नहीं करेंगे भाई, सिंपल सा बात है। ठीक है, चलिए आगे चले। मुस्लिम काल में न्याय व्यवस्था कैसी थी, न्याय व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत का न्याय व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत में न्याय व्यवस्था, बताओ कैसा न्याय होगा, न्याय व्यवस्था कैसी होगी दिल्ली सल्तनत में, किस तरह का न्याय होगा, बताओ न्याय व्यवस्था कैसी होगी इनका, जुडिशियल सिस्टम कैसा होगा, जुडिशरी सिस्टम इन दिल्ली सल्तनत कैसी होगी इनकी न्याय व्यवस्था, बस ये बताओ न्याय व्यवस्था कैसी होगी, न्याय व्यवस्था इनकी कैसी होगी, अच्छी होगी, खराब होगी, कैसी होगी, बड़ा प्यारा सा सवाल है।
कैसी न्याय व्यवस्था इनकी होगी? ठीक, कैसी होगी? सर किस राजा ने पहले ही 1 साल का वेतन दे दिया था? बताओ भाई, इनको कौन दिया था? यादव विकास जी, आज पहली बार जगह दिख रहे हैं क्लास में। बताए इन्हें किसने दिया था? 1 महीने का एडवांस वेतन सैनिकों को दे रखा था। बताएं, इनके क्वेश्चन का आंसर दे सारे बच्चे। बड़ा कठिन सवाल पूछे हैं जिसका उत्तर ढूंढना बड़ा मुश्किल है, और मेरे हिसाब से वो आप लोगों को बता चुके हैं। तो आप लोग इन्हें बताएं भाई, कौन सा व्यक्ति था जिसका अभियान फेल हो गया था और 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया था? देखिए आंसर मिल गया। बारे मेरे चेलों, खतरनाक टाइप। देखो, पावर ऑफ चेला इसे कह सकते हैं ना, पावर ऑफ चेला। चेला कहना ठीक होगा। चेलों की शक्ति देखो, दुनिया की कोई शक्ति अमरेंद्र श्रीवास्तव को, चेलों को पराजित नहीं कर सकती है। ठीक है, हाँ समझ में आया ना? देखो कितना लाइन लगा दे सब, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। बारे मेरे चेलों, दिल खुश कर देते हो यार, इतना बढ़िया जब आंसर देते हो ना, दिल करता तुम्हें अपने गले से लगा लो सारे बच्चों को। चलो आओ अगले पॉइंट पे आते हैं। न्याय व्यवस्था कैसी थी इनकी? तो न्याय व्यवस्था जो है मुस्लिम कानून पर आधारित थी। मुस्लिम कानून पर आधारित थी। मुस्लिम कानून पर आधारित थी। ठीक, कैसा होगा बेटा? तो बेस्ड ऑन मुस्लिम कानून, मुस्लिम का जो रूल होगा, जो नियम होगा, उस तरह से लागू होगा। मुस्लिम कानूनी व्यवस्था पर आधारित थी। मुस्लिम कानून व्यवस्था के 4 स्रोत हैं। ठीक है, मुस्लिम कानून के 4 स्रोत, इसमें कानून व्यवस्था के 4 स्रोत थे। 4 स्रोत थे कानून व्यवस्था लागू करने के। मतलब जो ये कानून लागू होगा 4 सोर्स होंगे, 4 सोर्स होंगे। ठीक, 4 स्रोत होंगे। कौन कौन से भाई? तो सबसे बड़ा, जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, कुरान। कुरान सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है कि सबसे पहले कुरान, क्या माना जाता है? कुरान। कुरान से अगर न्याय नहीं मिला तो उसके लिए प्रयोग, उसके बाद होता था हदीस। क्या प्रयोग करते थे? हदीस। हदीस से भी अगर नहीं काम हुआ तो इजमा। इजमा से भी काम नहीं होगा तो कयास। कुरान, हदीस, इजमा। इजमा, इजमा भी नहीं लागू हुआ तो कयास। इजमा के बाद क्या होता? तो कयास। क्या होगा? तो कयास। कुरान, हदीस, इजमा, कयास, ये 4 तरीके का रूल लागू होता है। ठीक, तो इसी को कहते हैं नो सर, इट्स पावर ऑफ गुरु। नहीं, दोनों लोगों की पावर भाई। अगर हम सिखा रहे हैं तो आप लोग ईमानदारी से सीख रहे हैं, सबसे बड़ी बात होती है, इसीलिए आप लोग अच्छा करते हैं। ठीक, तो अगर आप ईमानदारी से नहीं सीखते तो हम कितनी भी मेहनत कर लें, सब बेकार है। ईमानदारी से अगर सीखोगे नहीं आप, देखो बहुत सारे बच्चे फीस दे करके अपना गायब हो जाते हैं। एडमिशन ले लिया कोर्स में, जो भी 2-4-500-1000 जो भी फीस अपना दे दिया, उसके बाद में राधे राधे चल लिए, तो उनका भी भला हो, लेकिन वो सीखते नहीं। आप लोग सीख रहे हो तो आप लोग 100% बढ़िया करोगे। चलिए अब आते हैं इसमें, एक एक करके देखते हैं प्यारे बच्चों। कुरान, कुरान क्या होता है? मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ। मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ। पवित्र ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ। हदीस क्या होता है? हदीस पैगंबर मोहम्मद साहब कि जो भी कार्य किया उन्होंने, जो भी उनके बातें बोली उन्होंने, वो किस में मिलता है? हदीस में उल्लेख मिलता है। ठीक, इसमें क्या मिलता है? पैगंबर मोहम्मद साहब के, पैगंबर मोहम्मद साहब के वचन, जो भी उन्होंने बोला था, वचन की जगह कथन शब्द प्रयोग कर लेते हैं। मतलब जो जो उन्होंने स्पीच दिया, जो उन्होंने स्पीच दिया, वचन की जगह कथन शब्द प्रयोग कर लो, और बेटर होगा। कथन भी लिख लो, वचन भी लिख लो, दोनों। मोहम्मद साहब के कथन और कार्य। वर्क एंड सेरेमन ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। यानी कौन? तो प्रोफेट मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब को जो जो स्पीच देते हैं,
ठीक, वो पूरी की पूरी तरीके से कह लीजिए जो जो कहते हैं। इज्मा, इज्मा एक ऐसा कानून होता है, इज्मा एक ऐसा कानून होता है कि सब कुछ जो व्याख्या करते हैं, ठीक है ना, जो व्याख्या करते हैं कहले अल्लाह की इच्छा पर निर्भर है। मतलब ऐसे कह लीजिए उनकी इच्छा पर के रूप में जनाई जाती। जो विद्वान होते हैं, ऐसे कह लीजिए मुस्लिम धर्म के विद्वान, मुस्लिम धर्म के विद्वान अल्लाह की इच्छा, अल्लाह की इच्छा पर इच्छा मानकर न्याय देते थे। उसे कहते भाई अल्लाह की इच्छा है, उसी को कहते इज्मा। ये अल्लाह की इच्छा है कि तुम्हें ये दिया जाए, बस वो अपने से प्रेडिक्शन। ये गलत था। ये दोनों तो ठीक है, कुरान भी ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब के वचन भी ठीक है, ये फालतू वाली बातें हैं। कयास का मतलब तर्क लगाकर, कयास का मतलब तर्क लगाकर के काम करते थे। तर्क के आधार पर कयास लगाकर, मतलब लोग कहते थे कि ये अल्लाह की इच्छा है कि तुम्हें ऐसे कर दिया जाए। ठीक ठीक, तो यहां पर बात करें तर्क के आधार पर। और न्याय देने का काम कौन होता था? तो सुप्रीम जज कौन होता था? मतलब प्रमुख, न्याय का प्रमुख कौन होते थे? न्याय में सर्वोच्च कौन होते थे? न्याय में सर्वोच्च जो होते थे उन्हें कहा जाता था कौन? तो सुल्तान। कौन होते थे? सुल्तान। और प्रमुख न्यायाधीश कौन होगा? यानी क्या? तो चीफ जस्टिस कौन होगा? कोई थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया काजी उल कुजात, काजी उल कुजात। काजी उल कुजात ये प्रमुख चीफ जस्टिस होंगे। ठीक है, काजी उल कुजात। इसके अलावा छोटे छोटे भी होंगे, ध्यान रखिएगा। सारे बहुत सारे नेता लोग होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे लेवल पे होंगे। तो ये था आपका दिल्ली सल्तनत, जिसे हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी छोटी मोटी पॉइंट आपके अगर कुछ होंगे तो फिर देख लिया जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो कल हम लोग पढ़ते हैं दिल्ली मुगल डायनेस्टी, मुगलिया सल्तनत पढ़ते हैं। किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए आप लोग, कोई भी मन में सवाल हो तो पूछ लीजिए आप लोग। तो इसको हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, बाकी पढ़ते हैं उस क्लास में। ठीक है, मुगल काल पढ़ते हैं कल की क्लास में। चलिए, थैंक यू टू ऑल। आप लोगों को भी कितने अच्छे से पढ़ाते हैं। ना ना ना, हिंदुओं का अलग कानून हो, ध्यान रखिएगा, नोट करके लिख लीजिए। हिंदुओं का अलग कानून होता था, हिंदू का अलग कानून होता था। हिंदू लोगों को हिंदू कानून के तहत सजा होती थी, हिंदू कानून की तहत सजा होती थी। इसके लिए पंडित को नियुक्त किया जाता था, मतलब पंडित जज जो होते थे उनको नियुक्त किया जाता था। ऐसा नहीं कि भाई अब उनके कानून यहां लागू, ऐसा नहीं होता था। ठीक, चलिए, थैंक यू टू ऑल। इतने प्यारे से सेशन को प्यारा बनाते हैं आप लोग और प्यार से जुड़े रहते हैं। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।